नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में लखनऊ से, जहां पर बापू भवन में छेड़खानी का मामला इस वक्त सामने आया। सेक्शन इंचार्ज पर महिला कर्मचारी से छेड़खानी का ये आरोप लगा है। पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में पूरा ये केस दर्ज करवाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2018 से सेक्शन इंचार्ज परेशान कर रहा था। आरोपी शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था। सेक्शन इंचार्ज ने दी नौकरी से निकलवाने का भी आरोप इस वक्त लगा है और सेक्शन इंचार्ज का नाम इच्छाराम यादव बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा आरोप इस वक्त लगा है सेक्शन इंचार्ज पर। महिला कर्मचारी से छेड़खानी का ये आरोप इस वक्त लगा है और ये पूरी शिकायत की गई थाने में जाकर के। लड़की ने ये पूरी शिकायत की है। इच्छाराम यादव आरोपी सेक्शन इंचार्ज। हम लगातार वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सेक्शन इंचार्ज पर महिला कर्मचारी ने यह आरोप लगाया। लखनऊ के बापू भवन में यह छेड़खानी का मामला इस वक्त सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में बापू भवन से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है और छेड़खानी का ये आरोप है और नौकरी से निकलवाने की भी बात कहीं ना कहीं सामने आई है। आपको बता दें कि सेक्शन इंचार्ज पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप इस वक्त लगा है। पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन इंचार्ज किस तरीके से लड़की से छेड़खानी करता नजर आ रहा है। हालांकि अब इच्छाराम यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी जो है वो शादी करने का दबाव लगातार लड़की पर बना रहा था और सेक्शन इंचार्ज ने नौकरी से निकलवाने की भी धमकी इस वक्त दी है। तो सेक्शन इंचार्ज का नाम इच्छाराम यादव इस वक्त बताया जा रहा है और ये वीडियो भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो छेड़खानी का इस वक्त सामने आया है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हुसैनगंज थाने में मामला दर्ज इस वक्त किया गया है। लड़की ने ये पूरा मामला दर्ज कराया है। तो ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। रिपोर्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो ये वीडियो इस वक्त सामने आया। हालांकि देखना होगा कि इस वीडियो में और ये मामला दर्ज होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और ये तस्वीरें वाकई आप देख सकते हैं, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी सेक्शन इंचार्ज की इच्छाराम यादव की ये वीडियो इस वक्त सामने आई है। हालांकि लड़की ने ये पूरा मामला दर्ज करा दिया है थाने में। हुसैनगंज थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाती है। जानकारी मिली है कि आरोपी जो है वो लगातार लड़की के ऊपर दबाव बना रहा था शादी करने का और किस तरह से वो जबरदस्ती कर रहा है लड़की के साथ में, लड़की के साथ छेड़खानी का ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा, लेकिन बेहद ही शर्मनाक तस्वीर ये इस वक्त सामने आई है लखनऊ से, जहां पर बापू भवन में ये छेड़खानी का पूरा मामला सामने आया और इच्छाराम यादव आरोपी सेक्शन इंचार्ज का ये वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। नीलेश, जिस तरीके से वीडियो सामने आया वाकई बेहद शर्मनाक ये वीडियो है और इस पूरे वीडियो सामने आने के बाद में क्या अभी तक कुछ कार्रवाई इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 29 तारीख को एक मुकदमा हुसैनगंज थाने में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें महिला का आरोप है कि जो उनके अधिकारी हैं सेक्शन अधिकारी इच्छाराम यादव, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2018 से लगातार प्रताड़ित करने का आरोप महिला की तरफ से लगाया गया है। महिला का कहना है कि वो लगातार बाथरूम में आने के लिए कहते थे और तमाम तरीके की अश्लील हरकतें करते थे। उसके बाद महिला ने जब परेशान होकर मुकदमा दर्ज कराया तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल हुसैनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। इस मामले को लेकर जब एडीसीपी सेंट्रल राघवेंद्र मिश्रा से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में है, जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे जांच पड़ताल में निकलकर क्या कुछ सामने आता है। पूरी घटना को अगर देखा जाए तो बापू भवन के 4th फ्लोर पर कमरा नंबर 420 में जो सेक्शन ऑफिसर है इच्छाराम यादव, उनका दफ्तर है। उसके अलावा महिला वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, संविदा के पद पर तैनात थी। कहीं ना कहीं 2018 से निरंतर महिला संविदा के पद पर तैनात थी। उसके बाद
2018 तक उसका ठीक ठाक काम चलता रहा, लेकिन महिला का जिस तरीके से आरोप है कि 2018 के बाद से जो इच्छाराम यादव है लगातार उनको परेशान कर रहे थे, तमाम तरीके की बातें कहते थे, अश्लील हरकतें करते थे। उसके अलावा और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने जो अपने तहरीर में लिखा उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इच्छाराम यादव की तरफ से उनको प्यार करने की बात कही जा रही थी, उसके अलावा शादी करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद महिला ने परेशान होकर हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले की किस तरीके से पड़ताल करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं अगर हम इच्छाराम यादव की बात करें तो इच्छाराम यादव अभी तक कहते हुए यही नजर आ रहे हैं कि जो महिला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं और आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। अब पुलिस की जांच पड़ताल में साफ होगा कि आखिर महिला ने इस तरीके के आरोप क्यों लगाए, अगर आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इच्छाराम यादव अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे थे। तमाम बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल करेगी, उसके बाद मामले का खुलासा होगा। जी नीलेश, लेकिन देखा जाए तो ये वीडियो वाकई अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इच्छाराम यादव किस तरीके से लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसमें इच्छाराम यादव ये कैसे कह सकते हैं कि आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि वीडियो इस वक्त सभी के सामने है। देखिए बिल्कुल हर कोई अपने बचाव में अपना पक्ष रखता है। देखना होगा कि इच्छाराम यादव अपनी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके बाद क्या कुछ सफाई रखते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बापू भवन में जितने भी उच्च अधिकारी हैं जिनके नीचे इच्छाराम यादव काम करते हैं, जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके संज्ञान में ये मामला है। विभाग की तरफ से भी पूरे मामले की पड़ताल कराई जा रही है, वहीं पुलिस भी गंभीरता से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। 29 तारीख को जब हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद से लगातार पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। फिलहाल हमने आज जो प्रताड़ित महिला है उससे भी संपर्क करने की कोशिश की। करीब 6 बार फोन किया गया लेकिन महिला का फोन नहीं उठा। अब देखना होगा कि महिला की तरफ से और क्या कुछ आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट है या नहीं है, या फिर उनके पास कुछ और वीडियो है जो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की ये घटना बापू भवन से निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर बापू भवन जैसे संवेदनशील और BVIP क्षेत्र में अगर इस तरीके की घटना होती है और भी अधिकारी इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सेक्शन ऑफिसर के पद पर बैठकर क्या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे कि जो वो कंप्यूटर ऑपरेटर को परेशान कर रहे थे जो कि संविदा पर वहां पर तैनात है। तो इन तमाम पहलुओं पर विभाग की तरफ से भी पड़ताल की जा रही है और पुलिस भी पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में पड़ताल की जाती है और आरोपी के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मथुरा की, जहां पर सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बस और कार में ये भीषण टक्कर हुई है। मथुरा से जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर यह सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है और हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना इस वक्त बताई जा रही है जहां पर एक कार और एक बस आपस में भिड़ गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा है। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। ये घटना यमुना एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ गए। गगन, क्या कुछ अपडेट्स है जिस तरीके से यह हादसा सामने आया और इस हादसे में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? जी देखिए, ये घटना जो आज सुबह तड़के की, आज सुबह एक गाड़ी जो है एक गाड़ी यमुना एक्सप्रेस से जा रही थी थाना नौझील क्षेत्र के माइलस्टोन 171 पे एक बस ने जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर में जो बस का चालक था उस सहित कार सवार 4 लोगों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो गंभीर रूप से करीब आधा दर्जन लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें निजी अस्पताल नजदीकी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। उसके बाद जो है जो भर्ती उनका इलाज जारी है। इस घटना पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए गगन। और चलिए वही खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब गाजियाबाद की, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी भीषण हादसा हुआ है। एक साथ, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ 40 गाड़ियां आपस में टकराई है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें सब आपके सामने हैं। जानकारी मिली है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है और एक साथ 40 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त मिली है। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हाईवे पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ और एक साथ करीब 40 गाड़ियां आपस में टकरा दी हैं।
दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह से ही कोहरे जैसा हाईवे पर देखने को मिल रहा है और जिसके बाद ये हादसा इस वक्त सामने आया। 40 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई हैं। बिजनौर में बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिर में गंभीर चोट लगने से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुट गई है। नगीना देहात थाना क्षेत्र के टांडा माइदास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी की ओर रुख करते हैं। कल औरैया के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरैया में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखते हुए सीएम नजर आएंगे। 280 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 109 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। गतेश्वर महादेव मंदिर गोविंद नगर में रुद्राभिषेक उन्होंने किया। विधि विधान से पूजा अर्चना उन्होंने की और भगवान का आशीर्वाद लिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मथुरा पहुंचे और ऊर्जा मंत्री ने होली गेट स्थित रंगेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आपको दिखा रहे हैं रंगेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया है श्रीकांत शर्मा ने और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भगवान का आशीर्वाद लिया। मथुरा में रंगेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। ऊर्जा मंत्री के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। धरती करे पुकार, अम्बे तुम हो जग। थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा पंडित जी। और वहीं बुंदेलखंड के कई इलाकों में खाद न मिलने से किसान काफी परेशान हैं। दरअसल ये वक्त खेतों में नई फसल की बुआई का है जिसमें डीएपी खाद की बेहद जरूरत होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर में खाद की किल्लत को देखते हुए न्यूज 1 इंडिया की टीम ने जमीनी हकीकत जानी। इसके लिए सबसे पहले हमारी टीम एक सेंटर पर पहुंची, जहां हमको खाद के लिए किसान तो नहीं मिले। जानकारी करने पर पता चला कि वहां सुबह तक खाद बांटी गई, लेकिन उसके बाद खाद खत्म हो गई। हम इस समय मौजूद हैं खाद की एक प्राइवेट दुकान पर, जहां पर यूरिया खाद बेची जाती है। यहां पर हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ललितपुर में इस समय खाद की क्या स्थिति है। जी, गब्बर सिंह राजपूत जी, इस समय आपको खाद यहाँ पर उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, लेकिन लाइन लगी है, धीरे धीरे मिलेगा। राजपाल जी, कहाँ से हैं आप? बिरौरा। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? खाद लेने के लिए। तो आपको खाद मिल रही है? मिल रही है। आप किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी। जैसा कि किसानों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पर्याप्त रूप में खाद उपलब्ध है। इसके बाद न्यूज 1 इंडिया की टीम एक प्राइवेट दुकान पर पहुंची, जहां पर किसान भी मौजूद मिले और खाद बंट रही थी। वहां मौजूद किसानों से हमने बात की। चित्रकूट में भी डीएपी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसान खाद केंद्रों से कई दिनों से खाली हाथ लौट रहे हैं। खाद न मिलने से किसान अपनी फसल के बर्बाद होने का अंदेशा जता रहे हैं। आपको बता दें, किसान इन दिनों जिले में खाद की अनुपलब्धता की वजह से खासी परेशान हैं। जिले के किसी भी खाद विक्रय केंद्र में डीएपी उपलब्ध नहीं है और किसान केंद्रों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं।
खाद के लिए बता रहे हैं कि दीपावली बाद मिलेगी, खाद है ही नहीं। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम चाहे है पता करिए लोग आ गए। खाद लेने आएंगे दूसरी बार और खाद नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे नहीं आती तो क्या करें, जब आएंगे तब देंगे। वहीं पीसीएफ अधिकारियों का कहना है कि डीएपी खाद की किसान ज्यादा मांग कर रहे हैं, जिसके चलते डीएपी खाद की कमी है। सोमवार तक डीएपी खाद आने लगेगी, जिससे किसानों को आसानी से खाद मिल जाएगी। सर, यहाँ खाद की किस प्रकार से समस्या हो रही है? बहुत सी दिक्कत हो गई है ऊपर से। मैंने अपने आप से शिकायत रखा है, 1-2 दिन में खाद आने की उम्मीद है। अभी खाद नहीं है? अभी नहीं, डीएपी नहीं, यूरिया है, वो सब आइटम है। डीएपी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पूरे प्रदेश में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो वहीं कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह के गृह जनपद औरैया में किसानों की खाद की वजह से ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, खाद की कोई किसी भी जनपद में किल्लत नहीं है। और औरैया जनपद में मैं समझता हूँ कि अभी परसों ही मुझे कि 500 मीट्रिक टन खाद का उठान हुआ है। इफ़को की रैक लग गई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वितरित हो रही है और प्रत्येक केंद्र पर खाद पहुंचाई जा रही है। किसी भी किसान को किसी भी तरीके से खाद की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हर केंद्र पर खाद पहुंच रही है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में औरैया जनपद में खाद है। वहीं सपा ने खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किसान इस समय बहुत परेशान है। किसान को खाद नहीं मिल रही है। किसान खाद पे लाइन लगाए बहुत से लोग लाइन लगाए परेशान बने रहे। उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया। किसान ने एक आध ने आत्महत्या तक कर ली। अगर इस अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई त्रस्त है, भुखमरी कगार पर है, तो वो प्रदेश का किसान है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को खाद की वजह से किल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जनपद में समय से खाद मुहैया न होने के चलते कुछ समस्याएं आई थी जो अब दूर हो चुकी हैं। पहली बात यह कि डीएपी की दिक्कत हो सकता है कुछ, लेकिन उसकी आपूर्ति पूरी है। वो डीएपी की दिक्कत नहीं हो पाएगी कहीं। वहीं बांदा में जब हमारी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम खाद की खबर करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां किसानों से खाद की बोरी पर 5 रुपए ज्यादा लिया जा रहा था। 1200 रुपए की खाद की बोरी को 1205 रुपए में लिया जा रहा था। इस पर जब और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।